हेलो 9th क्लास के विद्यार्थियों, मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और साथ ही साथ ध्यानपूर्वक वीडियो देखने बैठ गए होंगे और अपनी नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करते हुए विद्यालय जा रहे होंगे, अपना क्लास वर्क, अपना होमवर्क और अपनी मम्मी की हेल्प भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा ना स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन जो कि अति लोकप्रिय भी है, प्रसिद्ध भी है। आशा है आपने जरूर सुना होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब हम रहते हैं स्वस्थ तभी तो हम अपने कार्य को भली भांति कर पाते हैं और नियमित रूप से दिनचर्या का पालन करते हुए खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, हंसी मजाक सब कुछ शामिल है इस जीवन में। जब इस जीवन को हम बड़े अच्छे से जीते हैं तो ये जीवन भी हमें हंसने के कई मौके देता है और उसके विपरीत यदि हम बोर उबाऊ टाइप के हो जाते हैं तो जीवन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं जुड़ती जाती हैं जो हमें और बोर करती रहती हैं। इसलिए सदा रहना है प्रसन्नचित, खुश रहना है ताकि हम अपने सभी कार्यों को करने में भी अपना इंटरेस्ट दे सकें, समर्पण भाव के साथ कर सकें और जो उसका परिणाम होगा वो भी सकारात्मक होगा। ठीक है। एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी प्यारे प्यारे 9th क्लास के विद्यार्थियों का लाली वर्मा मैडम नमस्कार करती हैं, स्वागत करती हैं, वेलकम करती हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, जी हाँ 100% फ्री प्रोवाइड की जा रही है, की जाती रहेगी। और एक और बात सुनो, ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, प्रतियोगी परीक्षा समझते हैं ना, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा क्वालिटी के साथ फ्री प्राप्त होंगे। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, आरआरबी, एसएसबी। कहा ना, जितनी भी सभी प्रतियोगिताएं होती हैं उन सभी के वीडियोस भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर 100% फ्री प्राप्त होंगे, फ्री प्रोवाइड होते हैं आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, हमारी ये पहली क्लास है। इससे पहले सिलेबस ओवरव्यू आपने देखा होगा। जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी गोधुली पाठ्य पुस्तक की अभी मैं बात कर रही हूं, गद्य खंड में भी 12 चैप्टर्स हैं, 12 पाठ हैं और काव्य खंड में भी हमारे 12 चैप्टर्स हैं। हमारी जो दूसरी पाठ्य पुस्तिका है वर्णिका, उसमें 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 7 चैप्टर्स। इन सभी पाठों को बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। हर एक चैप्टर के 4 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग होगा हमारा जीवन परिचय और पाठ का सार, जिसमें हम जो भी कहानी पढ़ेंगे, जो भी पाठ पढ़ेंगे उसकी व्याख्या रहेगी और जो भी रचनाकार रहेंगे जीवन परिचय उनका होगा, चाहे वे कवि हों या लेखक हों। उसके बाद दूसरा जो आएगा हमारा वो आएगा बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें हम इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास जो दिए रहते हैं ना पाठ्य पुस्तक के पीछे, उनका समाधान करेंगे। तो वो वीडियो किस नाम से आएगा, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, पहला आएगा हमारा जीवन परिचय और पाठ का सार, एक ही चैप्टर, सेम चैप्टर का फिर दूसरा वीडियो रहेगा बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। फिर आएगा एक और वीडियो जिसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब इसी चैप्टर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी तैयारी की जाएगी, करवाई जाएगी। और एक और आएगा 4th वीडियो जो होगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब जो भी हमने शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा क्या वो हमें पूरी तरह से याद है, यदि नहीं है तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो वो होगा हमारा एक रिवीजन।
ठीक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट समझते हो ना, हम अपने आप का आकलन करेंगे कि हमने जो भी वीडियोस देखे क्या उनमें हमारा 100% फोकस था, क्या हमने फुल ऑफ कंसंट्रेशन से उन वीडियोस को देखा, क्या हमने पूरे ध्यान केंद्रण से उन पर ध्यान दिया। यदि नहीं दिया है तब भी आपको समझ में आ जाएगा, और दिया है तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हर एक पार्ट को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला आ जाएगा पार्ट का सार, कवि परिचय या लेखक परिचय, दूसरा बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, तीसरा MCQs या बहुविकल्पीय प्रश्न, और चौथा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। क्लियर है? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका गोधुली भाग 1 का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। नाम है कहानी का प्लॉट। लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। जी हां, आचार्य शिवपूजन सहाय, जिनका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। मूल नाम था उनका तारकेश्वर नाथ। उनके पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ कहते थे, और लेखन में उनका नाम हुआ शिवपूजन सहाय। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे लेखक परिचय, लेखक के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं को। उसके बाद हम चलेंगे पाठ के सार की तरफ, जानेंगे कि आखिर कहानी का प्लॉट। अभी भाई हमने मकान के लिए प्लॉट देखे थे, या जो भी हम घर वर बनाते हैं वो प्लॉट देखे थे, लेकिन कहानी का प्लॉट देखो आप इसको, कितनी प्यारी सी बच्ची है ना, कितनी क्यूट सी बच्ची है, खुश है। मतलब पैरों से लेकर, आप सिर से लेकर पैर तक देखिए, पैरों में पायल पहने हैं, हाथों में चूड़ी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। भले ही उसने कोई साज सज्जा नहीं की है, लेकिन सुंदर देखिए आप। प्राकृतिक सुंदरता इसी को कहते हैं। वो एक गीत सुना होगा ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी प्यारी है ये बच्ची। क्या इस पाठ में हम स्त्रियों की या लड़कियों की दशा के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कहानी के प्लॉट के माध्यम से कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि आज भी वर्तमान समय में भी, जैसे यदि हम इतिहास की बात करें तो स्त्रियों या लड़कियों को समाज में सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। अर्थात उनको क्या माना जाता था कि घर की 4 दीवारी में रहेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियां पूरी तरह से व्याप्त थी उस समय। धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से समाज में परिवर्तन आता गया। लेकिन प्रश्न मैं आपसे करती हूं, क्या आज अब संपूर्ण भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है पूछ रही हूं, जहां पर स्त्रियों को 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता हो, जहां पर स्त्रियों का शोषण आज भी होता हो? क्या हर स्थान पर, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, हर नगर में स्त्री सुरक्षित है? नहीं। क्यों? कि समाज के ठेकेदार जो पुरुष वर्ग है उसकी ओर हम देखते हैं। क्या उन जो पहले सोचते थे कि यदि शिक्षा स्त्री ने प्राप्त कर ली तो फिर वो तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेगी, फिर उसको सारी वास्तविकता या हकीकत का पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? क्या इसी कारण से स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था? बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें इस पाठ में मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले लेखक शिवपूजन सहाय जी के जीवन परिचय की ओर। लेखक शिवपूजन सहाय जी, आप चित्र देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम नमन करते हैं हिंदी के हर एक साहित्यकार का, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कलम की सहायता से हिंदी साहित्य को एक नया गौरव प्रदान किया, एक नई अस्मिता प्रदान की। शिवपूजन सहाय जी, आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के उनवास जिला शाबाद में हुआ। सन 1939, हिंदी की गिनती आती है आपको? पूछूंगी अभी मैं। सन 1939 में वे छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जबकि उनकी औपचारिक शिक्षा केवल मैट्रिक तक हुई थी। मैट्रिक समझते हो? 10वीं तक। आपने हिंदी के अनेक साहित्य महारथियों के लेखन के सजाया संवारा। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, राजा राधिका प्रसाद सिंह और
जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां आपकी लेखनी का स्पर्श पाकर निखर गईं। प्रसिद्ध साहित्यकार रमन ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, आचार्य शिवजी ने लिखा कम पर कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, शिवपूजन सहाय जी की बात की है। आपकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था कि संपादक के रूप में वे एक माली थे। माली कौन होते हैं? जो बगीचे की देखरेख करता है, और माली की देखरेख से ही बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं। तो रचना में माली मतलब रचना का प्रखर, प्रखर मीन्स कुशल, स्किल्ड। ठीक है, उसी तरह नए पौधों को रोपते थे, नई नई शब्दावली का प्रयोग करके रचनाएं करते थे। बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते हैं। जैसे माली बेतरतीब मतलब इधर उधर झाड़ियां, यहाँ वहां कहीं भी बेतरतीब तरीके से, मतलब यहाँ वहां बिखरी हुई पड़ी रहती है, माली उनकी काट छांट करके कितना सुंदर और आकर्षक बना देता है ना। उसी तरह से रचनाकार भी, या उन्होंने बात की है शिवपूजन सहाय जी की, उन्होंने अपनी सटीक भाषा, अच्छी शब्दावली से इसी तरह का काम किया। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन और सह संपादन भी किया। संपादन मतलब समझते हो, एडिटिंग की। ठीक है, संपादक मतलब एडिटर। शिवपूजन सहाय ने समस्त जीवन में हिंदी की सेवा की। अपने जीवन का अधिकांश भाग हिंदी भाषा की उन्नति तथा उसके प्रचार प्रसार में न्यौछावर कर दिया। इट मीन्स, अर्थात हिंदी भाषा के प्रति उनका लगाव और उनका समर्पण सराहनीय है। प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। कोई भी लेखक हो या रचनाकार हो या कवि हो, उनकी जन्म मृत्यु की तारीख और उनकी रचनाओं को याद रखा करो। हो सकता है इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाएं। प्रमुख रचनाएं हैं गंगा, जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य। संपादन और सह संपादन, एडिटिंग और सब एडिटिंग। ठीक है, मारवाड़ी सुधार, आदर्श, मतवाला, मौजी उपन्यास तरंग, गोलमाल, समन्वय, गंगा, बालक, जागरण, हिमालय और माधुरी। निधन कब हुआ? निधन मतलब समझते हैं ना, मृत्यु। 21 जनवरी सन 1963 को आचार्य शिवपूजन सहाय का पटना में निधन हुआ। जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के ग्राम उनवास, जिला शाहाबाद। ठीक है, और मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी सन 1963 को पटना में उनका निधन हुआ। रचनाएं याद है ना आपको? रचनाएं याद रख लिया करिए, गंगा, जागरण, हिमालय। और संपादन और सह संपादन में कोई भी याद कर लो, हिमालय उधर भी है, इधर भी है, माधुरी। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर आप सबसे जो फ्रंट हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा, आपने देखा ना, सुंदर सी प्यारी सी बच्ची थी, बाल बिखरे हुए थे, कोई साज श्रृंगार नहीं किया था, फिर भी वो सुंदर थी। यहाँ पर फिर एक मासूम सी एक बालिका का चित्र है जिसकी आंखों में उदासीपन है, जिसको देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस तरह से अपने जीवन को जी रही है। सिर्फ कोई सुख सुविधाएं इसको प्राप्त नहीं हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या समाज में जो वर्ग भेद है, वर्ग भेद समझते हो, स्टेटस, कौन सा? अरे हाई फाई सोसाइटी के हैं, मिडिल क्लास है, अरे लोअर क्लास है, कई तरह की बातें, कई तरह के विचार हम देखते हैं समाज में। जो उच्च वर्ग के लोग तथा कथित, जिनको कहा जाता है अरे वो तो बड़े बड़े आदमी हैं, अरे बड़े आदमी यदि सिर्फ आर्थिक रूप से जो संपन्न हैं उनको ही यदि बड़ा आदमी कहा जाता है तो क्या ये उसकी तरह नहीं होगा? वो आपने दोहा सुना है, खजूर का पेड़ वाला,
कौन सा था वो? बड़े बड़ाई ना हाँ ठीक है, एक तो ये है बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। अब एक तो यह है कि जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं ना, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, और दूसरे बड़े कुछ इस तरह के भी होते हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कुछ बड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो होते तो बड़े हैं, लेकिन ना उनके मन में दया है, ना उनके मन में करुणा है, ना उनके मन में परोपकार की भावना है। तो फिर ऐसे बड़े तो उस खजूर के पेड़ की तरह है ना, जो बड़े तो हैं लेकिन वो किसी को छाया प्रदान नहीं करते, बड़े तो हैं लेकिन कोई राहगीर या पंथी को ना तो अपने फल से ही फलीभूत करते हैं, ना ही छाया प्रदान करते। तो ऐसे बड़े लोगों का क्या अर्थ? यहां पर इस बालिका या लड़की का चित्र देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके चेहरे पर जो मुस्कान होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्या कारण है, यही जानेंगे हम इस पाठ में। सो प्लीज 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का अर्थ समझकर उनके भावों को भी ग्रहण कर सको, या लेखक शिवपूजन सहाय जी जो हमें बताने, जताने या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो हम सीख सकें। क्लियर? देखिए, प्रस्तुत कहानी, कहानी का प्लॉट, कहानीकार शिवपूजन सहाय जी की अमर कहानी है। अमर कहानी मीन्स सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी। इसमें कहानीकार ने सामाजिक कुरीतियां, कुरीतियां मीन्स कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी रीतियां जो समाज में अपना मुंह बाए खड़ी रहती थी, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बहुत सारी ऐसी, ठीक है, तथा दहेज की क्रूरता का शिकार भग जोगनी जैसी सुंदरी की दुर्भाग्यपूर्ण नियति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। किस पर? दहेज की क्रूरता पर। अब दहेज प्रथा या दहेज की जो क्रूरता थी उसमें क्या होता था? हाँ, क्या दहेज पर किसी भी तरह से ये नहीं सोचते थे कि जो जिस के लिए या लड़की होना, तभी तो पहले कितनी दुर्दशा थी लड़कियों के जन्म से पहले उनको मार दिया जाता था, फिर दहेज प्रथा के कारण ससुराल में उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, कई तरह की यातनाएं सही है स्त्री ने। तो यहाँ पर ये इसमें कहानीकार ने दहेज प्रथा की क्रूरता का शिकार, मतलब एक भगजोगनी नाम की एक सुंदरी थी, अच्छी थी, दुर्भाग्यपूर्ण नियति की शिकार हो गई। कौन से? दहेज प्रथा का। कि किस प्रकार मानव दहेज की निर्ममता के कारण बूढ़े वर का वरण करने को वह मजबूर हो जाती है, स्वयं आयु में बहुत कम, लेकिन दहेज को ऐसे बोलबाला था कि जो अच्छे कहें या तुच्छ कहें, जो आयु में ठीक ठाक हैं, जो थोड़ा कमा धमा रहे हैं, वो दहेज के लिए मुंह फाड़े रहते थे कि हमें इतना दहेज चाहिए तब हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। तो कुछ दहेज के कारण उसको एक बूढ़े वर से वरण करने को मजबूर हो गई, मतलब आयु में डबल ट्रिपल व्यक्ति था, उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। कहानी इस प्रकार है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? भगजोगनी नाम है उसका, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन माता पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण जो दहेज की क्रूरता थी उस समय समाज में, उस दहेज को ना दे सकने की स्थिति में उसके माता पिता उसका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति से। ठीक है, कहानी इस प्रकार है। कहानीकार के गांव के पास किसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। कहानीकार मतलब लेखक शिवपूजन सहाय जी के गांव के पास एक गांव में बूढ़े मुंशी जी रहते थे। मुंशी जी जैसे मैनेजर जिनको कहते हैं ना, उनको मुंशी जी कहते थे। ठीक है,
उन्हें एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। भगजोगनी का रूप नाम के अनुरूप था। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दारोगा भी थे, लेकिन दारोगा ने कुछ कमाया, अपनी जिंदगी में ही फूंक डाला। दारोगा ने बहुत कुछ कमाया, किसके? मुंशी जी के भाई थे दारोगा, उन्होंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन जैसे कमाया वैसे फूंक डाला, बिना विचारे, बिना सोचे समझे, जैसे पैसा आते थे वैसा उसको बर्बाद कर दिया। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, घोड़े से आवागमन किया करते थे पहले। मरने के बाद उसी घोड़ी को बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध कर्म खूब धूमधाम से किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए। अब मुंशी जी की बात भी बता रहे हैं। यदि कहते हैं ना कि बुरे वक्त के लिए संपत्ति थोड़ी तो सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सी करवट ले ले, कब राजा रंक हो जाए, रंक मीन्स भिखारी, और कब रंक राजा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। तो जब मुंशी जी, दारोगा जी उनके भाई थे, अच्छा खासा कमाते थे, तब मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाने का अर्थ ऐश किए आराम से। उनके मरते ही सारी अमीरी बालू की भांति ढह गई। जैसे रेत, बालू मीन्स रेत, जैसे रेत को मुट्ठी में रखेंगे तो वो फिसल जाती है, बस जैसे ही दारोगा जी का निधन हुआ, उनकी अमीरी भी नीचे, मतलब वो गरीबी में परिवर्तित होती गई। चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गए। जो एक दिन बटेरा का शोरबा सुड़कता था, अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगा। मतलब बहुत ऐश आराम किए थे अपने भाई के जमाने में। मुंशी जी की ऐसी दशा देखकर लोग कहने लगे, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। इतना ही नहीं, जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र अपनी पोशाक पर छिड़कते थे ना, खूब, मतलब इत्र लगा, परफ्यूम जानते हो ना, इत्र, अब रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी नसीब नहीं है। दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब 5 उंगलियां घी में थीं, तब कोई खाने वाला नहीं रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, तब एक लड़की पैदा हो गई। ठीक है, जब बहुत अच्छा था तब कुछ ऐसी नहीं आई थी, लेकिन अब लड़की, जब उनकी आर्थिक स्थिति एकदम पूरी तरह से चरमरा गई, तो उनके घर में लड़की ने जन्म लिया। और उस समय लड़की का जन्म लेना ही माता पिता सोचते थे, ओहो कैसे इसका, मतलब ये तो पराया धन है, कैसे इसका विवाह करेंगे। लड़की का जन्म होता नहीं है, विवाह की चिंता पहले हो जाती थी। इसलिए कहानीकार ने कहा भी है, किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगार नहीं है। यदि किस्मत, वक्त कब कौन सी करवट ले ले, किस्मत से लिखी फटी चादर, फटी चादर, कोई भी चादर जब फट जाती है तो रफू करवाया जाता है ना, सिलाई मशीन से कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो उन्होंने यही लिखा है कि किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगार नहीं है, कुछ भी हो सकता है, समय कोई भी करवट ले सकता है। कहानीकार सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि तिलक, दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना बड़ी भारी मूर्खता थी, क्योंकि दहेज प्रथा अपनी क्रूरता, मतलब अपने चरम सीमा पर थी। दहेज प्रथा, मतलब लड़की घर में यदि जन्म हुई है तो माता पिता की हालत पहले ही खराब हो जाती थी कि अब हम दहेज कहां से लाएंगे। लेकिन युग धर्म का क्या दोष, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है और पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़ रहा है। बेचारे मुंशी जी जब घी तथा गरम मसाले उड़ाते थे तब लड़का पैदा होता था, परंतु मटर के सत्तू खाने पर मजबूर हो गए तब लड़की पैदा हो गई। अब क्या करें? यह सच है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी, यदि हमारे पास जो साधन हैं, यदि हमने उन साधनों का सोच समझकर इस्तेमाल नहीं किया तो कुबेर का खजाना तक खाली हो जाता है, तो हमारा धन क्या चीज है। इसलिए कोई भी काम बड़े सोच समझकर करना चाहिए। भगजोगनी रूप से तो अमीर थी, किंतु भाग्यहीन थी, क्योंकि जन्म लेते ही मां के दूध से वंचित हो गई तथा मुंशी जी की फटेहाली में पैदा हुई। जिस दिन पहले पहले कहानीकार ने उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, छोटी ही थी।
एक और कहानीकार उसकी अपूर्व सुंदरता पर अभिभूत हो जाता है कि कितनी प्यारी है, तो दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका कलेजा कांप जाता है कि इतनी सुंदर है, प्रकृति ने इतना अच्छा रूप दिया है, लेकिन गरीबी के चलते उसके पिता अच्छे घर में उसका विवाह नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दहेज प्रथा। बेचारी उस उम्र में कमर में सिर्फ एक पतला चिथड़ा कपड़ा सा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ थी। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। ना तेल है, ना कंघा है, ना सही से कपड़े हैं। गरीबी इस कदर कि क्या करे वो। उसकी आंखों में अजीब ढंग की करुण कतराती थी, जैसे दरिद्रता राक्षसी ने उस सुंदर सुकुमारी का गला टीप दिया हो। इसलिए कहा गया है, प्रकृत सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। नेचुरल ब्यूटी के आगे आर्टिफिशियल ब्यूटी कुछ काम की नहीं होती। पर भगजोगनी गरीब की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कैसे खिल सकता था? वह तो दाने दाने के लिए भी तरसती थी, मतलब खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी उसे। एक बित्ता कपड़े के लिए मोहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना सा था। कुछ भी नसीब नहीं होता था। ऐसी कैसी गरीबी, ये कैसे, मतलब बड़ा ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है कि सोचिए, इतनी सुंदर रूपमती, कहा है ना उन्होंने कि प्राकृतिक सुंदरता के आगे कृत्रिम सुंदरता का कोई मूल नहीं, लेकिन उसके नसीब में तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है। सिर में तेल लगाने, मतलब बालों को सही से रखने के लिए कड़वा तेल तक नहीं मिलता है। ऐसे में वो क्या करे? भगजोगनी नाम अब, लेकिन उसकी किस्मत कहें या समाज की जो कुरीतियां थी वो व्याप्त थी इस कदर से, तो समाज की नीतियों को दोष दें या क्या कहें। यहां पर यही तो बताया है लेखक ने कि सिर में लगाने के लिए तेल भी नहीं मिलता था, एक सपने की तरह था। क्या करती वो? महीने के एक दिन भी भरपेट दाने के लाले पड़ जाते थे। एक प्रश्न आता है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा? बताओ, भूख मीठी कि भोजन मीठा? भूख मीठी, क्योंकि भूखे पेट तो जो भी आ जाता है ना बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और जब पेट भरा हो तो कुछ 56 भोग आ जाएंगे ना, तब भी कुछ ना कुछ कमी हम निकाल ही देते हैं। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? ना तो भरपेट खाना है, ना तन ढकने के लिए कपड़ा है, ना ही सुख सुविधाएं हैं। मुंशी जी अपना दुखड़ा लेखक को सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं तथा बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबैना मिल पाता है। स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा हुआ आंचल भी तो नहीं है। कभी कभी भीख ना मिलने के कारण भूखे रात गुजारनी पड़ती है। मेरी इस दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि जब भाई साहब के मतलब मेहनत से जो भी दारोगा थे खूब ऐश किए उन्होंने, ठीक है, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। लेखक ने यहाँ पर मुंशी जी कहते हैं ना कि सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। जो समय है उसका कोई भरोसा नहीं है। आज हम सुखी हैं, कल क्या पता कौन सा समय आ जाए, तो कुछ संपत्ति हमें विपत्ति के समय के लिए सहेज कर अवश्य रखना चाहिए, ताकि जो भी समय हो हम उसका सामना तो कर सकते हैं। अब देखिए, लेखक को सुनाते हैं मुंशी जी। इस लड़की के हाथ पीले करने हैं। हाथ पीले करने की जो जिम्मेदारी थी या टेंशन थी वो बहुत रहती थी पहले माता पिता को, क्योंकि दहेज प्रथा जो थी। इस लड़की के हाथ पीले करने के लिए हाथ जोड़कर लोगों की विनती की, पैरों को पड़ा, इसकी सुंदरता के बारे में बताया, परंतु लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद किसी का दिल ना पिघला। और उल्टे क्या कहने लगे? उल्टे दोष मरने लगते हैं कि गरीब घर की लड़की चटोर तथा कंजूस होती है। बहुत से लोगों के पास गया, गिड़गिड़ाया कि बहुत सुंदर है मेरी बेटी, तो उन्होंने क्या कहा? गरीब घर की लड़कियां चटोर होती हैं और कंजूस होती हैं।
जिस कारण खानदान बिगड़ जाएगा। फिर बिना तिलक दहेज के तो बात करना भी नहीं चाहते। हिंदू समाज के सारे कायदे भी अजीब ढंग के हैं। लेखक दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर चोट करता हुआ कहता है कि यह कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जो लोग मोल भाव करके लड़की की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह उनकी नजरों में बुरा व्यक्ति बन जाता है। वाह, क्या बात कही, बिल्कुल 100% सही बात की है लेखक ने कि जो लोग मोल भाव करके लड़की की बिक्री करते हैं दहेज के लिए तो वो लोग तो समझे जाते हैं भले, और वहीं माँ बाप यदि लड़की के लिए पैसे की डिमांड करें तो उनको तुच्छ समझा जाता है। हाँ, ये कैसी विडंबना है भाई समाज की। यही तो आज की सामाजिक व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था की कहानी लेखक को सुनाते सुनाते गला रुंध गया। गला रुंध गया मतलब जब कोई भावुक हो जाता है, सुनाते सुनाते वो बस रोने सा लगता है, तो वो जब भाव विभोर हो जाता है तो वो अपने बातों को वाणी का रूप नहीं दे पाता, नहीं बोल पाता, और वो रुआसा हो जाता है। ठीक वैसा ही था मुंशी जी के साथ, और भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद उस रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करने के लिए लेखक ने भी अपने कई मित्रों से अनुरोध किया, परंतु सब ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तब मुंशी जी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर 41-42, मतलब वो कितने वर्ष की थी, सिर्फ 11-12 वर्ष की, और लड़का कौन सा, लड़का क्या वृद्ध व्यक्ति कौन सा ढूंढा, 41-42 साल 41-42 ईयर्स के व्यक्ति के साथ हाथों सौंप कर शादी की रस्में पूरी कर दी। सच में ये सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये क्या है। ये साल पूरा होते होते मुंशी जी भी चलते बने, उनका भी देहांत हो गया। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर उन्हें नदी में डुबा दिया। भगजोगनी का सौंदर्य जब निखरा तब वह विधवा हो गई। मतलब जब वह युवावस्था में आई, पति चल बसे, तो वो विधवा हो गई, और उसने जवानी के उन्माद में सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपना सर्वस्व अपने सौतेले बेटे को सुपुर्द कर उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। क्या करती, जो क्या थी 10-12 वर्ष की थी, और जिसकी शादी किससे हुई, 41-42 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति से, बुजुर्ग ही कहेंगे, प्रौढ़ व्यक्ति, जिसकी ऑलरेडी बड़ी बड़ी संतानें थीं जो उसके बराबर थीं। जब वो विधवा हो गई तो जो वो उसका बेटा था उससे उसने शादी कर ली। तो ये थी कहानी भगजोगनी की। ये था समाज, जिस तरह का समाज पहले जो बहुत ऐसी कुप्रथाएं थी जो अपना हाथ पैर पसार कर समाज को बुरी तरह से अपने आप में जकड़े हुई थी। खैर, शुक्र मनाते हैं कि हम इस समाज में हैं। समाज में इस समय वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं है, तो संभवतः आज भी दहेज प्रथा या पर्दा प्रथा तो होगी ही कहीं ना कहीं। सो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को शिक्षित कीजिए। जहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोटी मोटी रकम देनी पड़ती है, बहुत अधिक फीस देनी पड़ती है, वहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। हर एक विषय के वीडियोस ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप अपनी पढ़ाई में अव्वल आएं और अपने हर एक क्लास को अव्वल करते हुए, पार करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। बस यही है उद्देश्य हमारा। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी, ध्यानपूर्वक सभी वीडियो देखो, लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन का कोई हम पेड सब्सक्रिप्शन बात नहीं करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मैग्नेट ब्रेन से फ्री, कक्षा 7वीं से कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री। आपको बस वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचे हर गांव, हर शहर, हर जगह,
हर उस विद्यार्थी के पास जो शिक्षा से वंचित भी है, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं या जो फीस दे रहे हैं, सबको मिलती है फ्री एजुकेशन। सो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस के साथ, इसी आशा के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।